हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जनरल मैनेजमेंट सेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, जो जनरल मैनेजमेंट है और साइंस सेक्शन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, इसीलिए आप अदर सब्जेक्ट के साथ साथ जनरल मैनेजमेंट को आप समझने की कोशिश करिएगा। इसमें अगर आप रटने की कोशिश करेंगे या फिर ऐसे पढ़ के निकलने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर भूलना तय रहता है। इसीलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको जितना भी ये पुराना पेपर है इसमें जो टर्म्स यूज हुए हैं, क्या है उसका मतलब, मैं उसके बारे में आपको इन शॉर्ट इजीली वे में आपको बताता जाऊंगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण रहता है वो फर्म का गठन करता है। तो दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी सोशल और कल्चरल और इसके अदर जितने भी एक मेजरमेंट प्रोसेस रोल अगर प्ले करने वाले फैक्टर्स को भी शामिल करता है उसको हम बोलते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट। इसे बोलते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट। इसका जो अपोजिट माइक्रो रहता है, माइक्रो इन्वायरमेंट, तो किसी भी कंपनी के आंतरिक मामलों में वो एक काफ़ी लिमिटेड उसकी सोच रहती है। सेकंड नंबर है दोस्तों, साझा स्वामित्व के बारे में बोल रहा है। साझा स्वामित्व क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है इसमें क्या है कि दो या कोई फर्म या कंपनी जो भी बोले, यहाँ पे अगर ये ज्वाइंट करके एक साथ मिलके कोई संयुक्त उद्यम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त उद्यम ही। तो इसे बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। थर्ड नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा प्रबंधन की संकीर्ण अवधि और सोपानिक स्तरों की हायरार्किकल जो लेवल्स रहता है उसके बारे में ये डिफाइन करता है। दोस्तों, ये होगा टॉल स्ट्रक्चर। इसमें क्या रहता है ना कि यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे टॉप पे रहेगा यहाँ पे कोई ना कोई मैनेजमेंट वाला रहेगा। आप समझ सकते हैं कि कोई डायरेक्टर हो सकता है, उसके सबऑर्डिनेट बहुत सारे होंगे, असिस्टेंट मैनेजर हो जाएंगे, देन उसके अंडर और सारे हो जाएंगे। तो इस तरह से एक श्रृंखला बनती जाती है। अगर इसका विभाग जितना बढ़ता जाएगा, काम कार्य क्षेत्र बढ़ता जाएगा, ग्रोथ बढ़ती जाएगी, उतना ही इसका टॉल स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा। फोर्थ नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संगठन के अस्तित्व के कारण को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी संगठन मान लीजिए आता है, इवन मैं बोल दूं जहां मैं वर्क करता हूं पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ एमपी, इसका क्यों गठन हुआ है तो इसका कोई ना कोई एक मिशन है। और इसका मिशन क्या है कि इसको ग्लोबली एक पहचान दिलाना, उसके अलावा जो यहाँ के पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाना। तो इसके लिए दोस्तों क्या रहता है, किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का एक मिशन रहता है। फिफ्थ नंबर दोस्तों, एक संगठन परिवर्तन की प्रक्रिया के अनुसार 3 मुख्य चरण रहते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं सबसे पहले उसका कंट्रोल आप कम कर देते हैं, पहला यहाँ पे दिया है। दूसरा, वहाँ पे लर्निंग आप बढ़ाते हैं, वहाँ के जो भी ग्रुप्स रहते हैं, लोग रहते हैं। एंड जो फाइनल रहता है उसको आप वेरी फ्रीज कर देते हैं, मतलब पुनर्निर्माण कर देते हैं और वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। तो इसका सेकंड हो जाएगा सही आंसर। छठवां नंबर है दोस्तों कि हर वर्ग के 2 कारक सिद्धांत के अनुसार कार्य पर्यावरण में कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो कि प्रेरणा को नहीं बढ़ाते बल्कि आपका जो असंतोष रहता है उसको बढ़ा देते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कि हाइजीन, स्वच्छता का कारक। और ऐसा किस लिए कि अगर मान लीजिए कोई आपका वर्क प्लेस है और आप आपका वर्क प्रेरणा तो कोई नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई कचरा है, गंदगी है या फिर कोई हाइजीन वाली बात वहाँ पे नहीं है तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी वो हानिकारक रहेगा और ऐसे में आपको वो जगह पसंद नहीं आएगी। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, स्वच्छता कारक। 7 नंबर दोस्तों, संवितरण के लिए आसानी से उपलब्ध फंड को इस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास कैश है, रुपए है, मनी है, नोट है, ठीक है ना, तो आप उसे आसानी से कहीं भी दे सकते हैं, ले सकते हैं, डिसबर्स कर सकते हैं। तो इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, संवितरण के लिए आसानी से उपलब्ध जो रहता है उसे कैश बोलते हैं। मूर्त रूप से जो विभिन्न उपयोगों तक चलता रहे और दीर्घकाल तक इस्तेमाल करने के लिए रहता है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी टीवी है, बस है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं तो आप क्या सबसे पहले बोलते हैं कि यार टिकाऊ है कि नहीं है, तो उसको क्या बोल देंगे आप, टिकाऊ माल, ड्यूरेबल गुड्स। 9वां है दोस्तों, वे माल जो प्रत्यक्ष उपभोग के लिए माल का उत्पादन करके अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं की इच्छाओं को संतुष्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें ये बोल रहा है कि मान लीजिए आपका बर्थडे है, आप केक मंगाते हैं, केक में लगने वाली जो चीज़ें हैं तो आप नहीं देख रहे हैं कि उसका उत्पादन कौन कर रहा है या फिर उसे कैसे प्रोसेस किया जा रहा है, आप इस फाइनल प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन ये जो प्राथमिक उत्पाद है इसी की बात चल रही है तो इसे बोलते हैं प्रोड्यूसर्स गुड्स या फिर उत्पादक माल। सहयोग, परिहार, आवास, प्रतिस्पर्धा इत्यादि अगर किसी संगठन में आपको ऐसा मिल जाए तो उसका मतलब क्या हो जाता है, उसमें पॉलिटिक्स चल रही है, खींचातानी चल रही है, लोगों में आपसी जो एक सद्भाव है वो नहीं है, तो वो एक हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वाला। और वहाँ पे आप क्या देखेंगे कि वो कंपनी ग्रोथ नहीं करती, वहाँ पे ऐसे
विरोधाभास रहता है, ये किसी कंपनी के लिए सही नहीं रहता। तो सही आंसर हो जाएगा विरोधाभास प्रबंधन। 11 नंबर दोस्तों, BCG मैट्रिक्स में उत्पादों के पोर्टफोलियो को मार्केट शेयर और किससे देखते हैं। दोस्तों मैं BCG मैट्रिक्स आपको यहाँ पे बता दूँ, इसमें क्या रहता है कि एक तरफ इधर रहेगा मार्केट शेयर, यहाँ पे मार्केट शेयर आप कितना इक्विटी उसमें लगाते हैं, दूसरा यहाँ पे रहेगा कि इसकी ग्रोथ कितनी हो रही है। ये 4 भागों में बटा रहता है। अगर मान लीजिए आप कम पैसा लगा रहे हैं, मतलब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कम पैसा लगा रहे हैं और कम ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पे डॉग का एक सिंबल बना रहेगा और ये रहता है आपका पहला नंबर। दूसरा क्या रहेगा कि अगर आपने पैसा ज़्यादा लगाया है लेकिन आपको ग्रोथ कम मिल रही है, तो वहाँ पे किसका साइन रहेगा, काऊ का रहेगा, तो यहाँ पे गाय रहती है। थर्ड नंबर क्या रहेगा कि अगर आपने पैसा कम लगाया है लेकिन आपको ग्रोथ ज़्यादा मिल रही है, उसे आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पे उसका सिंबल बना रहता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन का आपको साइन दिखेगा। और अगर आप मान लीजिए पैसा भी ज़्यादा लगाते हैं और यहाँ पर आपको ग्रोथ भी ज़्यादा मिल रही है, तो उसे स्टार बोलते हैं। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा फैक्टर है, BCG फैक्टर आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कोई भी इनमें चार्ट्स में से कोई भी पूछ सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो इक्विटी लगी है, जो ग्रोथ हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो मार्केट शेयर के अलावा किस बात पे डिपेंड करता है, यहाँ पे डिपेंड करता है ये मार्केट ग्रोथ रेट पे। आयु, लिंग, आय या धर्म के आधार पर एक बाजार को विभाजित करना। दोस्तों यहाँ पे किसी इंसान की बात हो रही है, तो इंसान डेमो यहाँ पे आप देख पाएंगे, जो डेमो का मतलब हो जाता है डेमोग्राफिक, डेमोक्रेसी, उसको जनसांख्यिकी विभाजन आप बोल सकते हैं। प्रजातंत्री जो विभाजन रहता है उसके आधार पे ऐसा रहता है। दोस्तों जन और डेमो जहाँ भी आए, आप लोगों से आप उसे रिलेट कर सकते हैं। 13 नंबर है, अपने व्यक्तित्व, लक्षणों, जीवन शैली या मूल्यों के आधार पर बाजार में ग्राहकों विभाजन कहलाता है। अब यहाँ पे दोस्तों आंसर आप देख ही रहे हैं, क्या रहता है कि अगर किसी का ये मनोभाव है, ये जहाँ पे लक्षण, जीवन शैली, मूल्य, ये सभी लोगों के एक मनोभाव रहते हैं, इनको बोलते हैं आप साइकोग्राफिक। आप बोलते हैं ना, क्या साइको हो तुम, क्या तुम्हारी मनोदशा जो है वो बिगड़ी हुई है क्या, ये कुछ ऐसा ही है। तो आपको यहाँ पे इसको सही आंसर लगा देना है। इसे सेगमेंट मतलब हो जाता है विभाजन। 14 नंबर दोस्तों कि कर्मचारियों, ग्राहकों और जनता जैसे हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए आर्थिक विकास में योगदान देने और नैतिक रूप से व्यवहार करने के लिए व्यवसाय की निरंतर प्रतिबद्धता निम्नलिखित आती है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं लाइक गूगल हो गई, इसके अलावा नाबार्ड हो गया। कुछ ऐसी कंपनी, ऐसी संस्थाएं हैं जो कि अपने कर्मचारियों को बहुत केयर करती हैं, बहुत मानती हैं और उनके हितों की रक्षा करती हैं। तो इसीलिए आप इनको कौन सा टर्म दे सकते हैं, एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप बोल सकते हैं कि इनकी एक नैतिक जिम्मेदारी आपको झलकती है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा निगमित सामाजिक जिम्मेदारी। दोस्तों इसमें इंग्लिश में थोड़ी आसान हो जाता है और हिंदी के जो टर्म्स हैं वो थोड़ी टफ हो जाते हैं, इसीलिए आपको इंग्लिश में भी हल्का कॉन्फिडेंट रहना है, और क्योंकि इसमें इंग्लिश का भी सेक्शन आएगा उसको उसमें भी मदद मिलेगी। बैलेंस शीट पर रिपोर्ट की गई कुल साझा शेयरधारकों की इक्विटी को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसको बुक वैल्यू बोलते हैं, जो खाता मूल्य रहता है वो बोल देते हैं। वह अनुपात जो मौद्रिक वर्तमान संपत्ति के वर्तमान देयताओं के साथ मध्यस्थ केंद्र पर होता है उसे क्या बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या रहता है ना कि जो आपके पास एसेट है, सबसे पहले एसेट क्या हो गया, आपके पास घर वगैरह हो गया, जो भी है वो है, ठीक है ना। तो उसको अगर आप लाइबिलिटी के साथ, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मोटरसाइकिल है, आप मोटरसाइकिल भी क्या करते हैं, हर महीने आप खर्च करते हैं, रुपए खर्च करते हैं, उसके मेंटेनेंस पे एक्सेट्रा भी खर्च करते हैं, लेकिन आपकी अगर साइड उससे इनकम नहीं हो रही है, हो भी रही है, तो समय के साथ वो डिप्रेशिएट हो जाएगा, तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं। असेट में क्या रहता है दोस्तों, समय के साथ आपको फ़ायदा दे, आपको रुपए दिलाए, लेकिन जो लायबिलिटीज़ रहता है उसमें क्या रहता है कि भले आपको कुछ फ़ायदा दिखाए, लेकिन बात अगर आप अल्टीमेट देखें अंततः तो आपके जेब से वो पैसा खींचेगा ही, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, इनके रेशियो को बोला जाता है एसिड टेस्ट रेशियो बोला जाता है दोस्तों। 17 नंबर दोस्तों, सेवाओं और माल, गुड्स के बीच बुनियादी अंतर यह है कि माल के विपरीत जो सेवाएं हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, चलिए आपके पास मोबाइल है जो आप देख रहे हैं, आप उसको देख पा रहे हैं, वहीं पे दोस्तों अगर आपका जो सेवा है वो भी एक तरह का कोई ना कोई प्रोडक्ट है, लेकिन वो कैसा है, इंटेंजिबल है, अमूर्त है, वो दिखाई नहीं देता, उसकी भी कीमत रहती है, उसी के बदले आपको रुपए मिलता है। तो जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम टीचिंग यू हेयर एंड यूट्यूब प्रोवाइड्स मी मॉनेटरी बेनिफिट्स। 18 नंबर है दोस्तों कि वे बिल जिनका भुगतान ग्राहक कभी संगठन को नहीं करता सामान्यतः निम्न रूप में जाने जाते हैं। तो उसको दोस्तों बोलते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स वो रहता है जिसको
ग्राहक मान लीजिए मैंने लोन लिया, मैं बैंक को कभी नहीं लौटाऊँ, वो हो जाता है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट अगर काफ़ी टाइम तक रह गया उसको बोल देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, NPA बोल देते हैं दोस्तों। और अगर ये किसी बैंक का ज़्यादा है तो आप उस पर रुपये इन्वेस्ट ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि ये वही बैंक होते हैं जो कि बाद में सॉल्वेंसी को फील करते हैं। दोस्तों एक संगठन में वह डिग्री जिसमें निर्णय डिसीजन मेकिंग को केवल एक बिंदु तक केंद्रित कर दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों बात ऐसी हो रही है कि मान लीजिए कोई यहाँ पे एक देश है और वहाँ का जितना भी निर्णय है केवल एक राजा लेता है, तो क्या हो गया, यहाँ पे किसी और को कोई भी पावर नहीं रह गई। उसको बोल देते हैं सेंट्रलाइजेशन या फिर केंद्रीकरण बोल देते हैं। उसी के अगेंस्ट मध्य प्रदेश में जैसे आप देखेंगे पंचायत रूल है, जो पंचायत सिस्टम है, इसका मेन मकसद क्या था कि यहाँ पे जो यहाँ की जो शक्ति है, जो यहाँ का राजनीति है, वो सभी लोगों पे समान रूप से वितरित कर देना, ताकि एक आम जो लोग रहें उनकी भी यहाँ पे पहुँच रहे। उसको क्या बोलते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो सेम इसी तरह से किसी कंपनी में भी होता है, उसको बोलते हैं केंद्रीकरण, अगर कोई एक इंसान अगर सारे डिसीजंस वहाँ पे मेक करे तो। 20वां नंबर है दोस्तों, बैलेंस शीट पर विभिन्न मदों के लिए व्यवस्थित किए गए खातों लेखों को इस नाम से जाना जाता है दोस्तों। उसको परमानेंट अकाउंट बोल देते हैं, अस्थायी अकाउंट बोल देते हैं। कर्मचारी के प्रदर्शन को मापने और तदनुसार उन्हें पुरस्कृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों। उसे अगर आप अप्रेज कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल। आप यहाँ पे निष्पादन मूल्यांकन अगर पढ़ेंगे, हिंदी में ये हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ी टफ लग रहा है तो आपको इंग्लिश में देख लेना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो जाएगा। ये वही रहता है कि जैसे मान लीजिए कई बार मेरे को प्रोसिक्यूशन में अपने को और मेरे जो भैया लोग हैं, सीनियर्स लोग हैं, उन सभी को इनाम मिला था फ्रॉम आवर डायरेक्टर सर, अपने जो अच्छे वर्क के लिए। तो ये आपकी कंपनी में भी आपको ऐसा होता होगा। 22 नंबर क्या है दोस्तों कि मदों की लागत जो मात्रा के साथ अनुपातिक और प्रत्यक्ष रूप से कुल राशि में भिन्न होती है, वो क्या कहलाती है दोस्तों। अगर कोई भी मान लीजिए राशि है, वो किसी प्रोडक्ट के लिए अगर वो कम में है तो कुछ और रहता है, ज़्यादा हो गया तो कुछ और हो गया, बल्क में लेते हैं, उसको क्या बोल देते हैं जनरली आप, परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट। इसका 4th नंबर सही हो जाएगा। 23 नंबर दोस्तों, एक बाजार संरचना जिसमें एक ही फर्मदार पूंजी बाजार में एक संपूर्ण वस्तु की आपूर्ति की जाती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों मान लीजिए कि ये अपना इंडिया हो गया, ठीक ना, और इंडिया में क्या हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग जितनी भी कंपनीज़ हैं, लाइक आप बोल सकते हैं वोडाफोन, आप जितना भी टेलीकॉम कंपनीज़ में, इसके लिए सही वर्ड यूज़ कर दूँ, टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, लाइक मान लीजिए जियो है, एयरटेल है, सारी कंपनीज़ हैं। अब ये सारी की सारी हैं। जियो का जो कस्टमर बेस है काफ़ी मान लीजिए ज़्यादा हो गया। अब ऐसा हो गया कि यहाँ इसके जाकर सारे कस्टमर्स हो गए तो लोग सभी इससे ही प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो इंडिया में एक मोनोपोली इसकी क्रिएट हो जाएगी, मतलब इसका एक एकाधिकार हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी अगर क्षेत्र में आप बात करें, जिस क्षेत्र में आप रहते हो, आप वहाँ पे देखेंगे भाई कंप्यूटर का काम कराना है तो ये इसके लिए बेस्ट है, तो वो कहीं ना कहीं मोनोपोली इसे बोलते हैं, एकाधिकार बोलते हैं। जो ज़्यादातर कंपनीज रहती हैं, जो जियो का सिम का फ्री में बांटना, डेटा इतना सस्ता कर देना, ये सारा का सारा मोनोपोली क्रिएट करने का एक तरीका था। मोनोपोली में क्या होता है, आपके कस्टमर रहेंगे, जो आपके प्रतिस्पर्धा जो कर रहा है आपसे, उसके जो कस्टमर्स रहते हैं वो भी आपकी तरफ आ जाते हैं। 24 नंबर दोस्तों कि निरंतर सुधार के साथ कंपनी हर गतिविधि में गुणवत्ता सुधार करने के लिए एक संगठन का व्यापक प्रयास निम्न कहलाता है दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई कंपनी हर तरह का सुधार करना चाहती है, अपने अंदर देखना चाहती है, उसको बोलते हैं दोस्तों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका ये सही आंसर हो जाएगा 4th नंबर। 25 नंबर दोस्तों, शिक्षुता, अप्रेंटिसशिप, स्थानापन्न, अंडर स्टडी। दोस्तों आप ट्यूशन पढ़ लीजिए, काफ़ी बड़ा है। इसमें क्या रहता है ना, बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, वो इंटर्नशिप के लिए आपको बुलाती है, लाइक अभी SBI में SBI ट्रेनिंग के लिए था, लाइक अप्रेंटिसशिप आप बोलते हैं किसी कंपनीज़ में। तो इसमें क्या रहता है कि आप वहाँ पे काम करते हैं, उसके बदले आपको कुछ रुपए देता है, लेकिन आप वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय की तरह नहीं रहते। इसको आप जनरली क्या बोलते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ना बोल के आप बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आप जॉब पे भी हैं और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, लेकिन आपकी जो सर्विस रहेगी वहाँ पे परमानेंट नहीं रहती। तो इसका 3rd नंबर सही आंसर हो जाएगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि ये आप वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको इससे कुछ जानने को मिलेगा दोस्तों। अगर आप इसके बारे में कुछ और जान रहे हैं, अगर आपके पास कोई और मटेरियल है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों मैं ऐसी वीडियोज़ और लाता रहूँगा। अदर सेक्शंस हैं, मैं उनको करवाता रहूँगा, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स लॉट गाइस।